Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in power system, we are going to continue our discussion on underground cable. In this lecture, we are going to discuss about all the numerical based on the cable. Before this, we discuss about the various derivations regarding the cable, the derivations for the capacitance of the cable, insulation resistance of the cable, a dielectric stress in the cable, then the calculation of the shunt sheath and core capacitance and core to core capacitance. In this way, there were many derivations and many parameters with relevance to the cable. In this particular lecture, we are going to discuss each and every numerical based on the previous derivations. तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है. स्ट्रेट अवे अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन क्वेश्चन के रिगार्डिंग. क्या बोला उसने क्वेश्चन में? 33 kV 50 हर्ट्ज 33 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज अंडरग्राउंड केबल 4 किलोमीटर लॉन्ग uses 3 single core cables. Uses what? 3 single core cable. Each of the conductor has a diameter of 2.5 centimeter and the radial thickness of insulation is given as 0.5 centimeter. Then determine the capacitance of the cable per kilometer. पर किलोमीटर नहीं है, पर फेज ही ओनली. ठीक है, क्योंकि उसने लेंथ दे दी है ना, तो उस लेंथ के लिए पर्टिकुलरली अपन को ड्रॉ फाइंड करना है. ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर फेज, देन चार्जिंग करंट पर फेज एंड टोटल चार्जिंग केवीआर. ऐसा उसने बेसिकली पूछा है. देखिए पावर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए या मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आ जाए, सबसे पहले आप ये देखो कि जो सिस्टम दिया है वो क्या दिया है. सिंगल फेज सिस्टम दिया है, 3 फेज सिस्टम दिया है, और जो पैरामीटर्स दिए उनको गिवन में आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करोगे, नोट कर लोगे कि गिवन क्या क्या दिया है. उसने क्या दिया आपके पास, उसने सिंगल फेज दिया, 3 फेज दिया, 33 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज अंडरग्राउंड केबल. ठीक है, उसने 3 फेज सिस्टम दे रखी है आपके पास. कैसे सिस्टम दे रखी है भाई? 3 फेज सिस्टम दे रखी है. उसके बाद उसने क्या बोला है, केबल. ठीक है, तो मैं उसका वोल्टेज लिख लेता हूँ. क्या वोल्टेज कितना दे रखा है उसने भाई? 33 kV. कैसा वोल्टेज दिया? 33 kV. लेकिन एक ऐसा वोल्टेज होगा लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होगा. ठीक है, उसके बाद उसने फ्रीक्वेंसी दे रखा है अपने पास. फ्रीक्वेंसी इज गिवन अस व्हाट? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है. उसके बाद उसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द केबल इज गिवन अस, लेंथ ऑफ द केबल इज इक्वल टू व्हाट? 4 किलोमीटर उसने दे रखा है. उसके बाद वो क्या बोल रहा है, यूजेस 3 सिंगल कोर केबल, ईच ऑफ द कंडक्टर्स हैज अ डायमीटर ऑफ, डायमीटर कितना दिया है उसने? कंडक्टर का डायमीटर मतलब क्या? कोर का डायमीटर. क्या? सिंगल कोर का डायमीटर उसने कितना दे रखा है? स्मॉल डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. इक्वल टू व्हाट? 2.5 सेंटीमीटर. एंड द रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज, रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. अब उसने रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोला है. क्या बोला? रेडियल बोला है. उसने ओवरऑल इंसुलेशन थिकनेस बोला नहीं है. ठीक है, तो रेडियल बोला, तो उसके लिए आपको एक बात मैं बताऊंगा कि कैसा वो एक्चुअली बोल रहा है. मतलब रेडियस की मतलब रेडियस से दूर जाना, और जो पहला जो आपके पास थिकनेस आएगा उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन उसने आपको दे रखा है. तो देखिए जो दिया है उसने, पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, केबल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या बोलना चाहता है. ये आपके पास है क्या? कंडक्टर है. ठीक है, ये क्या मेन आपके पास कंडक्टर है, और ये क्या आपके पास शीट है या बाहर का इंसुलेशन, ऐसा कंसीडर करना. ठीक है, और ये रहेगा आपके पास. सपोज अगर मैं इसको ये मान लूं कि मतलब ये मेरा सेंटर है, तो ये बनेगी मेरी रेडियस स्मॉल आर, और ये बनेगा मेरे पास उसका डायमीटर स्मॉल डी. क्या बनेगा? स्मॉल डी. इतना डायमीटर बनेगा, और ये जो बनेगा मेरे पास बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? रेडियस. और ये बनेगा मेरे पास क्या? कैपिटल आर. क्या बनेगा? कैपिटल आर बनेगा. ठीक है, अब ठीक है, अब और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ बनेगा दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. ये क्या है? थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. अब देखिए मैंने क्या ना, ये आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है, इन दोनों के बीच में थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. अगर आप उसको इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो थोड़ा आपको इलीगल टाइप का लगेगा, क्योंकि थिकनेस छोटी दी है और डायमीटर कैसा दिया? थोड़ा बड़ा दिया कंडक्टर का. इसके लिए आपको थोड़ा देखने में ऐसा लगेगा, मतलब कि थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर ये फेयर नहीं है. बस मैं आपको दिखाने के लिए वैसे बता रहा हूँ. अब उसने बोला कि आपको रेडियल थिकनेस बोली है. रेडियल थिकनेस मतलब क्या? देखिए ये रेडियस मतलब जैसे आपके पास एक्चुअल कैपिटल आर है ना, उस इसमें देखना है आपको. तो इसमें स्मॉल आर प्लस स्मॉल टी अगर मैं ड्रॉ लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? कैपिटल आर के बराबर. सो कैपिटल आर इज नथिंग बट व्हाट? स्मॉल आर प्लस टी, या कैपिटल डी इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल डी प्लस व्हाट? ट्वाइस ऑफ टी. तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, अब जो उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए उसने स्मॉल डी दे रखा है. स्मॉल डी कितना दिया? 2.5 सेंटीमीटर दिया. 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और कैपिटल डी कितना दिया? कैपिटल डी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 0.5 दिया है ना थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. करेक्ट, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2.5, सॉरी ये बन जाएगा 1 प्लस 2.5 इज नथिंग बट 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दिया आपके पास कैपिटल डी. ये क्या दिया आपके पास? कैपिटल डी दिया भाई. ठीक है, अब पूछ कर आपके पास, वो पूछ रहा है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर्पस. तो देखिए अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने जितने भी सारे आपके पास डेरिवेशंस डिस्कस किए, मैंने उस टाइम पे बहुत बार एक डेरिवेशंस को डिराइव करने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला रखने की मतलब कि ऐसी नौबत ना आए. ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस के लिए. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? सी इज इक्वल टू व्हाट?
2 पाई एप्सिलॉन इंटू वॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू वॉट लेंथ ऑफ द केबल डिवाइडेड बाय ln ऑफ वॉट कैपिटल आर बाय वॉट स्मॉल आर, या उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू लेंथ ऑफ द केबल डिवाइडेड बाय ln ऑफ कैपिटल डी बाय वॉट स्मॉल डी। इस तरीके से मैंने लिख के दिया था आपको, ठीक है। अब बस उसमें क्या करते हैं, अपन वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है भाई 8.85 इंटू 10 का पावर -12, सो दिस विल बी 8 इंटू वॉट 8.85 इंटू 10 का पावर -12 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है उसने, देखिए उसने नीचे लिखा है कि टेक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू व्हाट 3, उसने एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 3 दे रखा है भाई, ठीक है। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू पुट कर देते भाई 3, और लेंथ ऑफ द केबल उसने कितना दे रखा है आपके पास, लेंथ ऑफ द केबल उसने दे रखा है 4 किलोमीटर, कितना दे रखा है उसने 4 किलोमीटर दे रखा है, तो ठीक है। ये 4 इंटू 10 का पावर 3 ले लेता हूं मैं उसको, डिवाइडेड बाय ln ऑफ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर या कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, आपको जो लिखना है आप वो वैसा लिख सकते हो। दिस इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो मैं उसको फाइंड करता हूँ कि देखते हैं कि आप भी उसको सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है, इसका ln, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -9, ये आ रहा है आपके पास 1.983 माइक्रोफैरड, 1.983 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस तरीके से ये आ रहा है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, ये क्या आ रहा है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, ठीक है। आगे उसने क्या बोला आपके पास, आगे उसने बोला है, देखिए मैं मेरे पास भी उसका आंसर दिया होगा, मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, बिल्कुल भाई 1.98 माइक्रोफैरड, 984 माइक्रोफैरड। उसमें एक बात उसने बोली चार्जिंग करंट पर फेज बोला, ठीक है, चार्जिंग करंट पर फेज। अब इसमें देखिए कि आपके पास जो चार्जिंग करंट पता करना है उसमें ना 2-3 चीजें आपके दिमाग में आ सकती है कि वो कभी कभी बोल देगा कि कैपेस जो आपके केबल एक ऐसे स्टार में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है, या बोलेगा कि मतलब जो सिंगल फेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ना उसने चार्जिंग करंट पर फेज बोला। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं उसी में वही देख रहा था कि चार्जिंग करंट पर फेज दिया है कि नहीं, पर फेज बोला है कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड बात उसने क्या बोले आपके पास चार्जिंग करंट पर फेज, ठीक है, चार्जिंग करंट पर फेज, ठीक है। तो पर फेज बोला तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज भी कैसे लोगे आप आई पर फेज फाइंड करने के लिए, ये आई पर फेज होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट एक्सी, ठीक है। तो एक्सी को क्या लिखोगे आप, दिस विल बी रिटन एज व्हाट वी पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब मैं जो एक्सी लिख रहा हूँ सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जे वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा क्या वी परफेस इंटू वाट ओमेगा इंटू वाट सी। तो वी परफेस क्या आ जाएगा 33 केवी दिया है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम दिया है कि डेल्टा कनेक्टेड दिया है। देखो उसने कुछ मेंशन किया है कि स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, 3 फेस अंडरग्राउंड केबल 4 किलोमीटर लॉन्ग यूजेस 3 सिंगल कोर केबल्स ईच ऑफ दिस, ओके ही हैज मेंशन नथिंग अबाउट इट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हमेशा याद रखना कि आप यू विल ऑलवेज गो विथ व्हाट स्टार कनेक्शन, किसके साथ जाओगे स्टार कनेक्शन के साथ जाओगे। तो ये 33 केवी, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय व्हाट √3, ये आएगा आपके पास क्या परफेस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 100 बाय 2 पाई इंटू व्हाट एफ, 2 पाई एफ इज नथिंग बट 50, तो 2 पाई इंटू 50 इज नथिंग बट 100 पाई। और सी का वैल्यू कितना है 1.983 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी चार्जिंग करंट परफेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास चार्जिंग करंट परफेस आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 33 इंटू 100 pi this divided by √3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3, तो आ रहा है 11.87 एम्पियर। तो देखिए भाई आई पर फेस कितना आ रहा है, आई पर फेस इज इक्वल्स टू 11.87 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है 11.87 एम्पियर आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके पास जो उसने पूछा था उसके लिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, सॉरी जो उसने थर्ड पार्ट पूछा इसी क्वेश्चन में क्या बोला उसने टोटल चार्जिंग केवीआर, क्या पूछा उसने टोटल चार्जिंग केवीआर के बारे में पूछा। सो टोटल चार्जिंग केवीआर केवीएआर, ठीक है, इस तरीके से उसने पूछा। देखिए इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेज हो सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको सही लगे आप उसी फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज अगर मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर दूं क्या बोल सकते हैं 3 इंटू वाट वी पर फेस इंटू वाट आई पर फेस, ठीक है। केवीआर बोला है तो पावर फैक्टर वगैरह उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोला उसने, वैसे देखा जाए तो केवीआर, ठीक है,
चार्जिंग केवीआर बोला है उसने, केवीए बोला है, ठीक है, केवीआर। वैसे रिएक्टिव पावर के बारे में बात करेगा क्योंकि केबल ही है आपके पास, तो ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस के बाद, वैसे रेजिस्टेंस आगे का आगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, जो पावर फैक्टर एंगल होगा दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, तो cos 90 विल बी आउट 0, जो बचेगा वो भी क्या बचेगा, सिर्फ रिएक्टिव पावर बचेगी, तो sin 90 विल बी 1, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या उसको और किस तरीके से लिख सकते हो आप, 3 इंटू वाट वी पर फेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाट एक्सी, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को भी अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 3 तो रूट 3 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो लाइन टू लाइन वोल्टेज का स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सी, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हो कि आई पर फेस का स्क्वायर इनटू व्हाट एक्सी, तो आपको जो तरीके से लिखना होगा भाई आप उसको उस तरीके से लिख सकते हो। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट आई पर फेस का स्क्वायर इनटू व्हाट एक्सी, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हो, जो आपको सही लगे उस तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सबका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो टोटल चार्जिंग के बारे में डायरेक्टली उसको लिखता हूँ भाई कि उसको अगर मैं लिखूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी नहीं लिखता मैं उसको, ठीक है, लिख ही देता हूँ अभी, क्या किया ही वैसे तो दिस विल बी 33 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू वाट 11 पॉइंट कितना है 87 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो भी कुछ आएगा भाई, दिस विल बी नथिंग बट टोटल चार्जिंग केवीआर आएगा। सो दिस 3 इंटू 33 मल्टीप्लाई बाय 11.87, ठीक है, केवीआर, तो मैं इसको 3 इंटू 33 इंटू 11.87 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो यार 678.46, क्या रहा है 6, सॉरी, चार्जिंग केवीआर इज इक्वल्स टू 678.46, तो ये आ रहा है मेरे पास, क्या ये आ रहा है मेरे पास टोटल चार्जिंग केवीआर, ये आ रहा है टोटल चार्जिंग केवीआर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसी क्वेश्चन में और भी अगर आपको अगर देखना होगा तो मतलब और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें से फाइंड कर सकते हो। अब केबल के बारे में बोला है तो उसमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन की जिसको आप फाइंड कर सकते हो। सपोज अगर आपने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में कुछ पूछा होता तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते थे, या मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में अगर उसने पूछा था तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। केबल के इसमें कहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, कहाँ पे कम स्ट्रेस आएगा, सपोज अगर मुझे उसके बारे में पूछना होता तो इसी एक ही क्वेश्चन पे देखना पूरा का पूरा मैं डिस्कस कर जाऊंगा। देखिए क्या पूछा होता है, सपोज अगर ई, देखिए आपके पास जो ई होता है, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई की जो वैल्यू होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट वो कैसे दी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय व्हाट, ई इज इक्वल्स टू एक्स इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, इस तरीके से दी जाती है, ठीक है। मैं बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रहा हूँ कि ई मिनिमम कहाँ पे आएगा, ई मैक्स कहाँ पे आएगा उसके बारे में। तो ये जो बनेगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। सपोज अगर मुझे यहाँ पे ई मैक्स पूछा होता तो मैं ई मैक्स भी बता देता, ई मीन पूछा होता तो ई मीन भी बता देता। ई मैक्स के लिए क्या करना था आपको, अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो एक्स का वैल्यू कैसा होना चाहिए, मिनिमम, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है भाई, स्मॉल आर के बराबर हो सकता है। सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी वी अपॉन व्हाट आर इनटू व्हाट ln ऑफ व्हाट आर बाय आर, इस तरीके से। तो आप उसमें बस वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको उसका आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करोगे, देखिए अब उसने कैसे मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, और मैक्सिमम वोल्टेज और सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी आपके पास, दिस विल बी आरएमएस फेज वोल्टेज, आरएमएस फेज वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 33 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का वैल्यू आपके पास है। अगर आपको स्मॉल आर नहीं लिखना है, उसको डी के फॉर्म में लिखना है, तो आर को क्या लिख दो, डी बाई 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डी, तो डी कितना आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 इंटू 10 का पावर -2 इंटू ln ऑफ, ये क्या है आपके पास, कैपिटल डी कितना 3.5 और स्मॉल डी कितना आपके पास 2.5, तो बस इस तरीके से लिख दो। तो आपके यहाँ से ई मैक्स भी पता कर सकते थे, ई मीन भी सेम आएगा, बस आपको क्या करना है, इस 2.5 की जगह पे 3.5 पुट कर दो, आपके पास ई मीन आ जाएगा, आराम से आप वहां से ई मीन भी पता कर सकते थे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ से और कुछ पूछना होता तो अगर आपको ई मैक्स अपॉन ई मीन का अगर रेशियो पूछा तो ई मैक्स अपॉन ई मीन का रेशियो भी पता कर सकते थे। कैसे, इन दोनों का रेशियो ले लेते, किसका ई मीन क्या आ जाएगा आपके पास, वी अपॉन कैपिटल आर इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल आर बाय व्हाट स्मॉल आर, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते थे। ई मैक्स अपॉन ई मीन का रेशियो चाहिए होता तो आप उसको लिख सकते कैपिटल आर बाय व्हाट स्मॉल आर, इस तरीके से भी लिख के आप उसका आंसर निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन में तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आराम से मिल जा रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही क्वेश्चन में तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जा रही है, ठीक है। तो इतनी सब चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है तो मतलब कि आपको मेरे हिसाब से कि मतलब कि एक क्वेश्चन में भी आप पूरा का पूरा मतलब कि जो कोर टेक्स्ट है उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप उसको लिख सकते हो, आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप इसी के रिलेवेंट एक थोड़ा उसी की मतलब कि बेसिस पे अपन कुछ और एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हो, देखते हो उसमें कि कौन सा कंसेप्ट अपन यूज करने वाले, ठीक है। देखिए अभी बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्या बोला है, अ सिंगल कोर केबल used for 11 kV 50 Hz system has a conductor area of 6.645 centimeter square and internal diameter of sheath is 2.18 centimeter.
परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्या बोल रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन द केबल इज 3.5. देन फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द केबल. क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द केबल, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द केबल, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर किलोमीटर लेंथ, एंड देन चार्जिंग करंट पर फेज. चार्जिंग करंट पूछा है ओनली. सबसे पहली बात, मैंने इसके पहले भी बोला आपको कि जब ये पावर सिस्टम में मशीन का क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये चेक करो कि क्वेश्चन सिंगल फेज का है, 3 फेज का है. ठीक है, देखिए उसने क्या बोला है. पहले सबसे पहले क्या करते हैं अपन, गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या है, गिवन देखिए भाई सिंगल कोर केबल के बारे में बोल रहा है. किसके बारे में बोल रहा है, सिंगल कोर केबल. इट मींस इट इज सिंगल फेज सिस्टम. ठीक है भाई. हाँ, तो उसने क्या बोला, 11 kV. तो देखते हैं भाई कि वोल्टेज कितना दिया उसने, 11 kV. ये कौन सा वोल्टेज होगा, सिंगल फेज वोल्टेज, सिंगल फेज RMS वोल्टेज होगा. ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है उसने, 50 हर्ट्ज. ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है. कंडक्टर का उसने एरिया दिया है, डायमीटर या रेडियस इसके फॉर्म में नहीं बोला, एरिया के फॉर्म में बोला है. सो A इज इक्वल टू व्हाट, 0.645 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद उसने क्या बोला, इंटरनल शीथ डायमीटर, मतलब क्या, आउटर डायमीटर दे रखा है उसे कैपिटल D, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 2.18 सेंटीमीटर. 2.18 सेंटीमीटर. परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इट इज यूज्ड इन दिस केबल, सॉरी, इट इज 3.5. परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट कितना है, 3.5 है. इस तरीके से. तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले केबल ड्रॉ कर लो, फिर आपको और ज्यादा उसमें से क्लैरिटी आ जाएगी. ये हो जाए केबल, और ये होगा आपके पास आउटर डायमीटर ऑफ द केबल. ये होगा स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R. ये होगा स्मॉल r, ये होगा आपके पास कैपिटल R. ठीक है, देखिए उसने एरिया दिया है, तो एरिया से अपन क्या पता कर सकते हैं, A इज इक्वल टू व्हाट, पाई R स्क्वायर होता है. तो R इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ A अपॉन व्हाट, A अपॉन पाई, अंडर रूट ऑफ व्हाट, A अपॉन पाई. ठीक है, तो अंडर रूट में A का वैल्यू कितना आपके पास, 0.645 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो मैं इसको बाहर अगर ले लूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा मेरे पास रेडियस. ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई करूंगा तो देखिए कितना आता है, रेडियस कितनी आ रही है वो देख लेते हैं भाई. 0.645 डिवाइडेड बाय पाई दिस, और उसका अंडर रूट, तो ये आ रहा है 0.453. ये कितना आ रहा है आपके पास, स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.453 सेंटीमीटर. 0.453 सेंटीमीटर ये आ रहा है स्मॉल r का वैल्यू. ठीक है, अब देखिए आगे की चीज तो अपन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि ये हो गई, नॉर्मल हो गई, फिर आसानी से अपन उसको फाइंड कर सकते हैं. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैपिटल R कैसे पता करेंगे. देखिए जो कैपिटल D है उसका हाफ ले लो, सो यू विल गेट स्मॉल कैपिटल R. कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू D/2 विच इज इक्वल टू 2.18 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.09. 1.09 ये 9 है, 1.09. ठीक है भाई. तो उसने क्या पूछा, सबसे पहले अपन को पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द केबल. तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा भाई, देखिए अपने पास जो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन X इनटू व्हाट, ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r. इस तरीके से होता है. ठीक है, अगर मुझे E का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो X का वैल्यू कैसा होना चाहिए, मिनिमम, और X का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, स्मॉल r के बराबर. सो दिस विल बी V अपॉन व्हाट, स्मॉल r इनटू व्हाट, ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r. क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है. ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो मुझे एक बात बोलो, मैंने बोला ई मैक्स अगर फाइंड करना है तो V का वैल्यू कैसा होना चाहिए, RMS फेज वोल्टेज होना चाहिए. तो RMS फेज वोल्टेज मतलब क्या, 11 kV. सो 11 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कैसा उसने बोला है, देखिए R जो दिया उसने 0.453 इंटू 10 का पावर -2 इंटू ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r. कैपिटल R का वैल्यू कितना, 1.09 सेंटीमीटर, और ये जो दिया है स्मॉल r जैसे 0.453 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. देखिए अब इसमें मैं एक थोड़ा जुगाड़ लगाने वाला हूँ कि मतलब कि और कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए. क्या ना, देखिए यहाँ से ये जो 10 का पावर 3 ने दिखा रहा है कि ये केवी में, ये क्या है किसमें, केवी में, और यहाँ पे आपके पास जो 10 का पावर -2 ये क्या बता रहा है अपन को, सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इसके लिए अब मुझे ई मैक्स का जो एक्सप्रेशन आता है आपके पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होल्ड पर मीटर, होल्ड पर सेंटीमीटर, होल्ड पर mm ऐसा कुछ आ सकता है. अब मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, यहाँ पे मुझे केवी भी पता चल रहा है और यहाँ पे सेंटीमीटर भी नजर आ रहा है. तो मैं क्या करता हूँ ना, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करता, उसको डायरेक्टली सेंटीमीटर रहने देता हूं. तो अगर मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, फिर ये एक्सप्रेशन देखिए किस तरीके से बनेगा. देन दिस विल बी 11 बाय व्हाट, 0.453 इनटू ln ऑफ 1.09. क्या आएगा, 1.09 डिवाइडेड बाय 0.453. इस तरीके का मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा. अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है तो देखिए ई मैक्स का वैल्यू क्या बनेगा, देन ई मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू
मैं उसको सॉल्व करता हूँ। यह आएगा 0.453 इंटू ln ऑफ 1.09 डिवाइडेड बाय 0.453 L1 divided by this, so this is 27.655 kV per centimeter. इतना आ रहा है मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट स्मॉल आर, और यू कैन से व्हाट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे ही आ सकती है, और मिनिमम कहाँ पे आ सकती है, शीट के सरफेस पे आ सकती है। ठीक है, तो ये है उसका आंसर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर उसको हम तो थोड़ा और तरीके दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? देखिए, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि स्मॉल आर को क्या लिख सकते थे, स्मॉल डी बाई टू, और कैपिटल आर को क्या लिख सकते थे, कैपिटल डी बाई टू, और इसको स्मॉल डी बाई टू। तो यह ऐसा भी आ जाता है आपके पास 2v अपन व्हाट स्मॉल डी इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल डी बाई व्हाट स्मॉल डी। जो फॉर्मूला आपके लिए आसान लगे आप उससे जा सकते हो, इसमें कोई ऐसा मतलब कि वरी करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए ईमैक्स का वैल्यू। अब बात करते हैं भाई ईमीन के लिए कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे। तो जो बेटा ईमीन का जो एक्सप्रेशन होगा आपके पास, ईमीन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ईमीन इज इक्वल्स टू v अपॉन व्हाट, वही वाला फॉर्मूला x इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल r बाय r। अब मुझे ई पे कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो x कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, कैपिटल r के बराबर हो सकता है, या कैपिटल d बाई टू के लिए बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर इसके बराबर हो सकता है तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल R इंटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R बाय व्हाट स्मॉल r। इस तरीके से मेरे पास मेरी एक्सप्रेशन आ जा रही है। सो दिस विल बी, v का वैल्यू क्या होगा आपके पास 11 डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली केवी पर सेंटीमीटर में आने वाला, तो उसको मैं यहाँ पे सेम चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये आएगा आपके पास कि केवी पर सेंटीमीटर में, और आपके पास कैपिटल R का वैल्यू कितना है, दिस इज 1.09 इंटू व्हाट ln ऑफ 1.09 डिवाइडेड बाय 0.453। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो आएगा 1.09 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 1.09 डिवाइडेड बाय 0.453, ये आ रहा है इतना 11 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ रहा है आपके पास 11.49। कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 11.49 kV पर सेंटीमीटर। ये आ रहा है आपके पास क्या, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मिनिमम ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 11.49 इलेक्ट्रिक फील्ड 11.49 केवी पर सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है मेरी इतनी? ठीक है, अगर आपको दो चीजें समझ में आई तो देखिए अगला जो उसने पूछा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर किलोमीटर लेंथ कितने आएगी। ठीक है, पर किलोमीटर में बेसिकली अपन को पूछ रहा है, मतलब ठीक है, अगर अपन को ऐसा पूछ रहा है तो बेटा मुझे एक बात बोलेगा कि आप क्या करोगे उसको, देखिए आप क्या करोगे उसको, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था बस उस फॉर्मूले में आपको उसके वैल्यूज पुट करनी है। मैं चाहे तो उसको ऐसा भी लिख देता हूं कि दिस इज नथिंग बट व्हाट वन, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन का पार्ट 1 था उसमें ऐसा पूछा था, दिस इज पार्ट 2, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज पार्ट 3 की जिसमें अपन को उसने जो पूछा उसके बारे में डिस्कस करना है। नाउ व्हाट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू व्हाट l डिवाइडेड बाय व्हाट, l डिवाइडेड बाय ln ऑफ कैपिटल D बाय टू, कैपिटल D बाय टू स्मॉल डिवाइडेड बाय स्मॉल d बाय टू, या आप यू कैन राइट इट एज व्हाट कैपिटल R बाय स्मॉल r। सो दिस इज कैपिटल R बाय स्मॉल r। दोनों का मतलब सेम है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब उसने पर किलोमीटर के बारे में पूछा है, तो देखिए पर किलोमीटर कैपेसिटी, देखिए क्या बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर किलोमीटर लेंथ बोला उसने। ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर के लिए अभी उसको बना दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं उसको अभी फिलहाल 1 किलोमीटर के लिए बना दूं तो फिर मतलब कितने भी से भी मल्टीप्लाई, एक्सक्यूज मी, कितने से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे मतलब कि 4 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा, तो वहां से मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको लिखना होगा भाई। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करने, बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा आसान क्वेश्चन। फिर ये तो जैसे कि इसके पहले सॉल्व किया तो वैसे क्वेश्चन बन गया। सो 2 पाई इंटू व्हाट एप्सिलॉन का वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10 का पावर, सॉरी ये बनेगा 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन आर उसने 3.5 दिया है क्या, हाँ 3.5 दिया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज 3.5 इंटू पर किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर में क्या 1 किलोमीटर के लिए ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1000 मीटर, तो मैंने उसको 1000 लिख दिया भाई, डिवाइडेड बाय ln ऑफ व्हाट कैपिटल R बाय स्मॉल r। कैपिटल R का वैल्यू कितना है 1.09, सो दिस इज 1.09 डिवाइडेड बाय स्मॉल r का वैल्यू 0.453। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास C का वैल्यू आ जाएगा, देखते कि C का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास भाई 1.09 डिवाइडेड बाय 0.453। तो यार आपके पास ये इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ मैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 3.5 इंटू 1000 इंटू 10 का पावर -12, जिस 10 का पावर 6, तो यार 0.22 C इज इक्वल टू 0.2216 माइक्रोफेरेड आ रहा है भाई। ठीक है, ये यार आपके पास क्या इतना आ रहा है माइक्रोफेरेड के लिए। कल जाके उसने पूछा कि 10 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, तो यहाँ पे मैंने 1000 लिखा, तो मतलब मीटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, फिर ये आपको 10 किलोमीटर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस इट इज व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ऑन द केबल ठीक है भाई, तो देखिए उसने जो थर्ड पॉइंट बोला था वो भी अपने पता कर लिया। बात करते कि लास्ट पॉइंट जो उसने पूछा है कि मतलब कि क्या बोला उसने, चार्जिंग करंट के बारे में पूछा मेरे हिसाब से। चार्जिंग करंट पूछ रहा है क्या,
चार्जिंग करंट के बारे में पूछ रहा है, तो चार्जिंग के बारे में पता कर सकते हो, चार्जिंग करंट भी पता कर सकते हो, ईमैक्स अपॉन ईमिन जो पूछ सकते हो उतना पूछ लो डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि चीजें अगर आप जितनी नंबर ऑफ बार उसको सॉल्व करते रहोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी सब चीजें आपको पता होगी। तो अपन बात करते हैं अभी किसके बारे में, चार्जिंग करंट। क्या, चार्जिंग करंट। अब देखिए जो सिस्टम दिया आपके पास एक ऐसा सिस्टम है भाई, सिंगल पेज सिस्टम है, तो आपको केवीए पर फेज वगैरह करने में कोई मतलब वी पेज वगैरह कोई करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में वी पेज दिया है, ठीक है। तो आपके पास जो चार्जिंग करंट बनेगा, मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि आप बहुत अलग अलग तरीके से पता कर सकते हो। सो आईसी इज इक्वल टू व्हाट, वी पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सी, ठीक है। और सिस्टम ऑलरेडी दी पर फेज में, तो लेकिन फिर भी आप इसको ऐसा बनाने की मतलब कि प्रैक्टिस बनाए रखें, क्योंकि वो कभी कल जाके कुछ भी पूछे, आपके पास फॉर्मूले आपको मतलब ये सब चीजें पता है, तो आप उस टाइम पे उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। तो वी पर फेज बन जाएगा आपके पास क्या, 11 के वी, सो 11 इंटू 10 का पावर 3, एक्स इज नथिंग बट व्हाट, ओमेगा सी, तो ठीक है आप उसको लिख देते 1 बाय व्हाट, ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू होगा 100 पाई मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0.2216 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 100 पाई इंटू वॉट 10 का इंटू 0.2216 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है आपको इतनी, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो देखिए ये 10 का पावर 3 और 10 का पावर ये 2, मतलब ये 10 का पावर 5 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बस 10 का पावर -1 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1.1 इंटू वॉट 0.2216 मल्टीप्लाई बाय वॉट पाई, सो दिस विल गिव मी द वॉट, चार्जिंग करंट, दिस विल गिव मी वॉट, चार्जिंग करंट। तो ये आएगा आपके पास 1.1 इंटू 0.2216 मल्टीप्लाई बाय पाई, 0.2216 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पाई, तो यार आपके पास 0.675 0.765 एम्पियर, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, चार्जिंग करंट आईसी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, चार्जिंग करंट आईसी। इस तरीके से आप उसको लिख सकते थे भाई। तो देखिए उसने जितना भी पूछा था बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें उसने पूछे, बस आपको थोड़ा चीजें मैनिपुलेट करते आना चाहिए। उसने थिकनेस दिया होगा या इंसुलेशन दे रखी होगी, रेडियल दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें जो बस मैनिपुलेट करते आना चाहिए। और अगर आपके पास इतनी सब चीजें क्लियर, तो मुझे नहीं लगता यार इलेक्ट्रिकल में और ज्यादा कोई ऐसा बहुत कुछ टफ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मैंने देखिए आपको एक बात मतलब उसमें मैं पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि इसके आगे अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो तो आपको बहुत ही आसानी रहे। इसमें क्या पूछा जा सकता था कि जो चीजें उसने मैंने इसके पहले आपको एक्स्ट्रा डिराइव करके दी थी वही उसने यहाँ पे भी पूछ लिया। अगर सपोज इसमें और कुछ चीज अच्छे से पूछी जा सकती तो वो चीज ये थी कि आपके पास अगर उसने इकोनॉमिक डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पूछा था, इकोनॉमिक कंडक्टर साइज ऑफ द केबल अगर उसने पूछी होती, तो आप उसको लिख सकते थे कि E इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन स्मॉल r इंटू व्हाट, ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r, ऐसा आपने लिखा था। और अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने उसके लिए कंडीशन डिराइव करके दी थी, द कंडीशन फॉर द इकोनॉमिक डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो इकोनॉमिक डायमीटर ऑफ द कंडक्टर के लिए आपने कंडीशन डिराइव करती कैपिटल R बाय स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल D बाय स्मॉल d व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल e के बराबर, ऐसा अपने उसको लिए डिराइव किया था। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी E इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन R इंटू व्हाट, ln ऑफ E। क्यों, क्योंकि कैपिटल R बाय स्मॉल r का रेशियो कितना है, उसका वैल्यू कितनी E के बराबर दी है, तो बस मैंने यहाँ पे E का वैल्यू पुट कर दिया। और ln ऑफ E कितना होता है बेटा, ln ऑफ E का वैल्यू तो 1, सो दिस विल बिकम व्हाट, V अपॉन व्हाट, R के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, V अपॉन R के बराबर, सो दिस विल बी E अपॉन व्हाट R। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगी ये सब चीजें। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इकोनॉमिक डायमीटर पूछ रहे हैं, किसका, इकोनॉमिक डायमीटर साइज जब पूछ रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा एज कंपेयर टू अदर एग्जांपल्स, क्योंकि उसमें वही तो डायमीटर होगा कि जो इकोनॉमिक होगा, और उसको तो मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रेस केबल के ऊपर आने वाला होगा, उसके ऊपर जो केबल का जो इंसुलेशन होगा, उस इंसुलेशन को भी उसको सस्टेन करना पड़ेगा। क्या उस इंसुलेशन के पास उतनी सारी इलेक्ट्रिकल पावर है, सॉरी उस इंसुलेशन की इतनी कैपेसिटी है कि वो जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस उसमें जो मतलब कि केबल के अंदर जो डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस को तुम्हारा इंसुलेशन सस्टेन कर सकता है। और इंसुलेशन की जो वैल्यू होती है वो डिराइव करते हैं अपन पर फेज वोल्टेज से। तो इसका मतलब क्या, जब आप उसको डिराइव करेंगे तो उस टाइम पे जो वोल्टेज लिखी जाएगी पर फेज, दिस विल बी रिटन एज व्हाट, मैक्सिमम वोल्टेज लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी, मैक्सिमम पर फेज वोल्टेज लिखी जाएगी इकोनॉमिक कंडक्टर साइज ऑफ इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर के लिए। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें है कि जिसमें बच्चे गलती करते हैं। बाकी सब को तो पता होता है कि फॉर्मूला ये है, वो ऐसा है, वैसा है, लेकिन मैनिपुलेट करने के टाइम पे थोड़ा गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग बोलते सर अगर उसने ऐसा कुछ पूछा होता तो अपन उसको डायरेक्टली पता कर सकते थे। हाँ भाई बिल्कुल पता कर सकते थे, लेकिन वो क्या बोलेगा, आपको इकोनॉमिक कंडक्टर डायमीटर पूछेगा, उसमें ये दे देगा और ये दे देगा, तो आप उसको आसानी से पता कर सकते हैं। आर पता चल गया तो आर का डबल कर लेना, आर मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से डायमीटर पता चल जाएगा, कंडक्टर का डायमीटर पता चल जाएगा। इंसुलेशन का डायमीटर पूछे तो बस क्या करोगे, उसमें स्मॉल डी प्लस व्हाट 2t या t जो भी उसने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मैनिपुलेट करके उस आंसर को लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें मतलब कि केबल इतना आसान और इतना एकदम कि मैं कह सकता हूं कि छोटा टॉपिक है और इतना आसान टॉपिक है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक साइज ऑफ सिंगल कोर केबल ऑन 132 kV 3-फेज सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने सिंगल कोर केबल के लिए बोला है, वर्किंग ऑन 132 kV 3-फेज सिस्टम। If a dielectric stress of 5 kV per mm
कैन बी अलाउड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा ट्रैप है। सिंगल कोर केबल वर्किंग ऑन 132 केवी 3 फेज सिस्टम बोला है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। एक सिंगल कोर केबल के लिए बोला है उसने कि उसका इतना वोल्टेज है और इतना उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस दे रखा है और 3 फेज सिस्टम का वोल्टेज दे रखा है 132 केवी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैंने क्या बोला, जब ये पावर सिस्टम में मशीन का क्वेश्चन आ जाए, सिंगल फेज दिया है 3 फेज दिया है, तो आपको पता चल गया कि सिस्टम कैसे आपके पास 3 फेज सिस्टम दे रखी है, कैसे सिस्टम दे रखी है, 3 फेज सिस्टम दे रखी है, ठीक है। तो फिर जो गिवन है उसको लिख लो, दो ही चीजें दे रखी है उसने भाई, क्या ही ज्यादा दे रखा है। तो V इज व्हाट, दिस इज 132 केवी, लेकिन ये कैसा है, लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज है। कैसा है, आरएमएस वोल्टेज दिया है, लाइन टू लाइन 3 फेज सिस्टम है। और ई का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज गिवन अस व्हाट 5 केवी पर एमएम, 5 केवी पर एमएम। अब उसने क्या बोला है, मोस्ट इकोनॉमिक डायमीटर साइज पूछा है। ये तो बहुत ही आसान बात है यार, डायमीटर और मोस्ट इकोनॉमिक। तो देखिए मैंने वहां पे भी आपको समझाया था इसके पहले की वीडियो में, E इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन आर इंटू वाट ln ऑफ कैपिटल आर बाय वाट स्मॉल आर। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, या उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2V अपॉन वाट स्मॉल डी इंटू वाट ln ऑफ कैपिटल डी बाय वाट स्मॉल डी। आपको जो फॉर्मूला सही लगे उस तरीके से। लेकिन ये किसके लिए, जब इकोनॉमिक डायमीटर साइज के लिए बोल रहे तो कंडीशन फॉर व्हाट इकोनॉमिक डायमीटर, कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डायमीटर क्या आपने डिराइव किया था, इकोनॉमिक डायमीटर। उसके लिए क्या कंडीशन थी, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिस इज इक्वल टू व्हाट ई के बराबर होना चाहिए। ऐसा अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई आपके पास जो ई का वैल्यू आएगा, ई अगर ऐसा आ रहा है तो ये आ जाएगा आपके पास V अपॉन वाट आर इंटू वाट ln ऑफ ई, तो ये बन जाएगा V अपॉन वाट आर इंटू वाट ई। लेकिन ये V कैसे होगा आपके पास, ई V विल बी वाट मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मैक्सिमम पर फेज वोल्टेज है, मैक्सिमम पर फेज, मैक्सिमम पर फेज वोल्टेज होने वाला है, ठीक है भाई। तो देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, उसका वैल्यू फिर डिस्कस करते हैं कि क्या आने वाला है उसका वैल्यू। देखिए ई का वैल्यू उसने कितना दिया आपके पास 5 केवी पर एमएम। तो देखिए आपके पास ये 5 केवी बोला है ना उसने, तो ठीक है 5 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय एमएम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पर फेज वोल्टेज। ये कैसा दिया आपके पास, लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज दिया। तो देखिए अगर इसका अगर बारे में अगर मैं पूछूं तो देखिए V पर फेज क्या आएगा आपके पास, V पर फेज इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 10 का पावर 3, ये आपके पास V पर फेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या V पर फेज और मैक्सिमम पर फेज की वैल्यू पूछूं तो ये आ जाएगा आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाय 132 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय व्हाट √3, ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी मैक्सिमम पर फेज वोल्टेज, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट मैक्सिमम पर फेज वोल्टेज। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, √2 आएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय 132 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, ठीक है। देखिए अब ये एमएम में मैं उसको रहने देता हूँ, बाकी कुछ फिर एमएम को 10 का पावर -3 लिखने में कोई मजा नहीं है, डायरेक्टली मैं उसको लिख देता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये एमएम अगर इधर चला जाएगा तो आर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट, इट विल बी इन एमएम। तो देखिए किस तरीके से आएगा, दिस विल बी √2 इंटू 132 अपॉन 5 इंटू वाट √3, और ये आ जाएगा एमएम में, और ये आएगा आपके पास क्या, आर की वैल्यू, ये क्या आएगा, आर की वैल्यू आएगी इस तरीके से। तो इसको पता करते हैं कि भाई इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 132 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाट √3, 5 इंटू वाट √3, ये आ रहा है आपके पास 21.555, आर इज इक्वल टू वाट 21.555 mm, स्मॉल आर का वैल्यू इतनी आ रही है। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हो, एक बार हो सके कहीं पे गलती ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो सकती है अगर चांसेस है तो। बिल्कुल सही फाइंड किया भाई अपने, ठीक है, सही है। अब बात करते हैं कि ई का वैल्यू अपने तो पता, सॉरी स्मॉल आर तो पता कर लिया, स्मॉल डी अगर अपन को पता करना होता तो आर इज इक्वल टू व्हाट स्मॉल डी बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 21.55 mm। तो आपके पास जो कैपिटल सॉरी स्मॉल डी की जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी स्मॉल डी सॉरी आर मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस विल बी 43.11 सेंटीमीटर सॉरी mm, 43.11 mm, ये आर आपके पास क्या, स्मॉल डी की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अगर अपन को कैपिटल डी और कैपिटल आर अगर पता करना तो देखिए कैसे पता कर सकते थे अपन। मैं डायरेक्टली अभी फॉर्मूला यूज करो, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू व्हाट ई के बराबर, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू व्हाट डी मल्टीप्लाई बाय व्हाट ई। तो डी का वैल्यू अपन को पता है, अभी अपन ने पता किया 43.11 mm में है, याद रखना, और ई का वैल्यू होता है 2.718। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 2.718, ये आ जाएगा 117.175 mm, 117.175
ये आएगा आपके पास क्या, कैपिटल डी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल डी की वैल्यू आएगी भाई, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू पता कर लेते, क्या आएगा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर जो आएगा आपके पास कैपिटल डी बाय 2, तो इसका अगर मैं हाफ लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, हाफ, ये जेड की तरह लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ लूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा भाई ये 58.58 सेंटीमीटर, सॉरी एमएम, 58.58 एमएम। अभी तक अपने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए उसमें पूरा सेंटीमीटर आ रहा था ना, इसके लिए मेरे मुंह में सेंटीमीटर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए उसको थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको देखिए थिकनेस ऑफ इंसुलेशन भी पता चल जाएगी, और देखना बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल सकती है। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन देखिए अगर अपन को पता करना होगा तो देखिए किस तरीके से अपन उसको पता कर सकते हैं। ये बनेगा आपके पास क्या, स्मॉल आर, ये बनेगा आपके पास क्या, कैपिटल आर, स्मॉल आर बन गया, कैपिटल आर बन गया, और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ आ रहा है आपके पास, ये क्या बन रहा है आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, टी की तरह आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं कैपिटल डी स्मॉल डी अगर उसके बारे में अगर डिस्कस करूँ तो क्या बन सकता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी प्लस व्हाट, ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है। ये रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होगी, जो 2t लिखोगे रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, और अगर ओनली टी लिखोगे तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2t लिख रहे हो तो ये बन जाएगा क्या, दिस विल बी रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। और ओनली अगर आप सिर्फ टी यूज कर रहे हैं कि डी प्लस टी इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल डी, तो इस टी का मतलब होगा कि ओनली थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ओनली व्हाट, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। और वो जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होगी वो इतनी होगी कि वो 2t को डायरेक्टली क्या कर लेगी, अकोमोडेट कर लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतना होगा वो। तो बस अब क्या करना है आपको, उसमें वैल्यूज पुट करना है। अब मेरे पास तो देखिए मैंने जो जिस तरीके से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं उसको रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बताना चाहता हूँ, तो वो आएगा, मैं उस फॉर्मुला को यूज करूंगा तो देखो कितना आएगा। तो ये आएगा टी इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा आपके पास स्मॉल टी इज इक्वल टू 117.175 minus small d is given as 43.11, this divided by 2, तो ये आएगा आपके पास 37.035, 37.025, 37.0325 mm में आ रहा है भैया, ठीक है। और अगर उसने पूरी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा तो आप डायरेक्टली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये क्या 74 के बराबर आ जाता है क्या, 74.06265 इस तरीके से आ जाता है। तो आपके पास ऑप्शन से आपको जिस तरीके से जाना है उस तरीके से उसको जा सकते हो, जैसा पूछे उस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। पूछ कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछेगा, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ टी होगा। ओनली थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछेगा तो मतलब ओनली टी लिखोगे, एंड दैट टी विल बी इक्वल टू 2t के बराबर होगा। क्या मेरे आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर है तो देखिए इसमें और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें वही वाला क्वेश्चन बन सकता है कि ई मैक्स क्या आएगा, ई मीन क्या आएगा, वगैरह वगैरह, आप उस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ सिंगल कोर लीड कवर्ड केबल इज टू बी डिजाइंड फॉर 66 kV टू अर्थ। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, फॉर 66 kV टू अर्थ, ठीक है। इट्स कंडक्टर रेडियस इज 10 mm and its insulating materials are A, B and C have relative permittivities of 5, 4 and 3 respectively, and corresponding maximum electrical stress of 3.8, 2.6 and 2 kV per mm RMS दिया है उसने respectively. फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द लीड शीथ, कैपिटल आर पूछा है उसने। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखने के लिए जाओगे कुछ मतलब सॉल्व करोगे तो मतलब इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बोल्ड हो जाएंगे। फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले अपन क्या करते हैं ना, पहले उसका जो अप्रोच है वो देखने के पहले मैंने जो बोला है आपको, कभी भी मशीन पावर सिस्टम का क्वेश्चन आए तो बेटा हमेशा क्या करोगे, पहले आर में सिंगल फेज की 3 फेज से पहले देख लो, ठीक है। क्या करोगे उसके लिए, गिवन लिखोगे, गिवन क्या क्या दिया उसने, गिवन दिया उसने A single core lead sheath covered cable is to be designed for 66 kV to earth। कुछ भी मेंशन नहीं है 3 पे सिंगल फेज, तो इसका मतलब डायरेक्ट सिंगल कोर केबल मतलब क्या, सिंगल फेज सिस्टम है। तो V इज इक्वल टू 66 kV उसने दिया अपन को। 66 kV टू अर्थ मतलब क्या, लैंड टू न्यूट्रल, सॉरी कंडक्टर फेज टू अर्थ वोल्टेज, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। अब उसने जो बोला है, जो 3 आपके पास जो उसने परमिटिविटीज दे रखी है, देखिए अब मैं क्या बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस और बगल में मैं बात करता हूँ परमिटिविटीज के बारे में, परमिटिविटीज, ठीक है। परमिटिविटीज उसने दे रखी, देखिए मैं ऐसे ही अपने हिसाब से नाम दे रहा हूँ, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर कर दो उसको,
तो ये बन जाएगा आपके पास 3.8, 2.4 एंड 2, ऐसे ही दिए ना, 2.4 ने 2.6 है, 2.6, और ये आपके पास है 543, ये तो परमिटिविटीज है, आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटीज 543, ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस है जो लिखना था मुझे यहाँ, तो ये 5, ये क्या था, ये 3.8, 2.6 और ये 2, और ये था आपके पास 5, 4 और 3, इस तरीके से आपके पास दिया। ठीक है, बाकी उसने कुछ मेंशन किया नहीं। कंडक्टर रेडियस दिया है उसने, कंडक्टर की रेडियस मतलब स्मॉल आर दे रखा है, तो ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 mm, इस तरीके से उसने दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बस आप क्या करना है कि जो मैंने इसके पहले जो जिस तरीके के, तो देखिए भाई, अब मैं उसके लिए इसके पहले आपने वो डेरिवेशन फाइंड किया, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल में भी वो सब चीजें समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे डाउट ना आए। ठीक है, तो देखिए आप क्या कंसिडर करना, अगर जब भी आपको लग रहा है कि इसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले आपको डिराइव करके दिखाए। अब ये एग्जाम्पल किसका है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग जब करी थी अपन ने, उसमें अपने 2 मेथड देखे थे। जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की जब बात की थी अपन ने, देखिए किसके बारे में बात की थी, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में अपन ने 2 मेथड्स देखे थे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ठीक है, एक जो मेथड था आपके पास, एक था आपके पास क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के लिए अपन ने उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था। किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के लिए अपन उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था। और एक्सप्रेशन क्या आया था आपके पास, अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए वो जो एक्सप्रेशन अपने फाइंड किया था, इट वाज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू व्हाट, ई मैक्स 1, ऐसा अपन ने फाइंड किया था उसको। ठीक है, ई मैक्स 1 इंटू व्हाट, r इंटू ln ऑफ r1 अपॉन व्हाट r प्लस एप्सिलॉन अपॉन व्हाट एप्सिलॉन 2 इंटू ln ऑफ r2 अपॉन व्हाट r1 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन व्हाट एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट ln ऑफ r2 बाय व्हाट r2, कैपिटल R बाय R2। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन मैंने फाइंड किया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। ठीक है भाई, ये इस तरीके से अपन ने फाइंड किया था। ठीक है, ये किसके लिए था, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और जो दूसरा मैंने केस आपके लिए फाइंड करके दिया था, इट वाज फॉर व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के लिए मैंने फाइंड करके दिया था आपको। ठीक है, वो भी ऐसा ही था लगभग, अगर उसमें देखा जाए तो। बस उसमें थोड़ा जो चेंज मैंने करके दिया था आपको, उस टाइम पे मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने बोला था कि Emax इज सेम एवरीवेयर। क्या बोला था मैंने, Emax इज सेम एवरीवेयर, ऐसा मैंने बोला था। और उस जगह पे मैंने जो आपको उस जगह पे मैंने जो आपको एक्सप्रेशन फाइंड करके बताया था, उस टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको, इट वॉज नथिंग बट Emax इंटू वाट, R इंटू वाट ln ऑफ R1 बाय R प्लस R1 इंटू वाट ln ऑफ R2 by what R1 plus what R2 into what ln of कैपिटल R by what R2। इस तरीके से अपन ने उस एक्सप्रेशन को फाइंड किया था, अगर आपको याद आ रहा तो। दिस वाज फॉर व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, और ये किसके लिए था, दिस वन वाज फॉर व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। ये किसके लिए था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के लिए था। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी कि सर आपने जो भी कुछ बताया ना वो तो हम पूरा समझ गए, मतलब यहाँ से चीजें हमें समझ में भी आ रही, लेकिन सर यहाँ पे जो देखा जाए तो इन दोनों जगह पे, एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो इन दोनों जगह पे अगर देखा जाए तो सिर्फ Emax नजर आ रहा है यहाँ पे Emax 1 नजर आ रहा है। इस केस में क्या होता है ना, E1, E2, E3 ये क्या होता है, सभी जगह पे सेम होते हैं। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू व्हाट, E3 ये क्या होता है आपके पास, सेम होते हैं इन केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर एंड द केस नेम ऑफ द केस इज इटसेल्फ इज लाइक दैट वी वांट द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। तो उसके लिए अपन ने कंडीशन डिराइव करी थी, उस कंडीशन से अपन ने उसमें से कुछ चीजें डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे अपन के पास क्या है ना, देखा अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आपके पास सिर्फ E नजर आ रहा है, एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन 3 है, ये सब चीजें। लेकिन R1 नहीं, आपके पास R नहीं है, उसके बाद ये सब चीजें आपके पास नहीं है। तो उस टाइम पे आप उसको कैसे पता करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, उस टाइम पे आप उसको कैसे पता करोगे। देखिए आपने उसके लिए ना एक कंडीशन फाइंड करी थी, वो अगर आपको याद आ रहा तो मैंने उसमें डेरिवेशन में भी बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन थी कि आपके पास अगर सपोज Emax 1 चाहिए तो Emax 1 इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू व्हाट R। इस तरीके से मैं डिराइव किया था। फिर मैंने बाद में उसको ऐसा कर दिया था कि Emax 1 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू व्हाट R इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई, मैंने इसके लिए बोला था। सिमिलरली मैंने सेकंड जो आपके पास जो लेयर थी उसके लिए मैंने बोला था, सेकंड डायलेक्ट्रिक के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो, उसके बाद थर्ड के लिए, ऐसा सब मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद अपने सेकंड केस ऐसा डिस्कस की थी कि Emax 2 इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू व्हाट R1, ये किसके लिए था, कंडक्टर के सरफेस पे था ना, बिल्कुल ठीक है। तो यह था आपके पास क्या, Q अपॉन 2 पाई। उसके बाद किसके लिए बात की थी अपन ने, Emax इंटू व्हाट एप्सिलॉन 3 इंटू व्हाट R2 विच इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 2 पाई।
इसके लिए अपन ने बात की थी Q1 अपॉन 2 पाई Q1 अपॉन 2 पाई सॉरी Q अपॉन 2 पाई Q अपॉन 2 पाई Q अपॉन 2 पाई इज सेम ऑन द व्हाट राइट हैंड साइड ऑफ माइन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्हाट योर्स, ठीक है, अगर आप उसको देखोगे यहाँ पे तो ठीक है। तो फिर मैंने इन तीनों को क्या कर लिया था, इक्वेट कर लिया था, फिर अपन ने वहां से कंडीशन पता करी दी, ये सब चीजें मैंने इसके पहले बताया था। उसके बाद जब मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अगर चाहिए होगा तो उसके लिए जो आपको कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन का जो मतलब था, जो उसका मकसद था, वो कंडीशन ऐसी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक आपको लेना होगा जो भी आपके पास होंगे वहां पे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूज करनी और ऐसी परमिटिविटी चूज करनी है आपको उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक की, उनका प्रोडक्ट कैसा है मैक्सिमम आए, उनका प्रोडक्ट कैसा है मैक्सिमम आना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास देखिए 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवेलेबल है और 3 मेरे पास क्या परमिटिविटीज अवेलेबल है। अब मुझे इनका इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना होगा सो दैट मुझे उनका प्रोडक्ट कैसा मिले, ज्यादा मिले। मतलब क्या, अगर मैं ये जो मेरे पास ई दिया है मेरे पास, अगर सपोज मैं इसको ई मैक्स 1 बोल दूं, क्योंकि इन सभी में तो मतलब वही बड़ा नजर आ रहा है मुझे, सपोज अगर मैं ई मैक्स 1 बोल दूं तो इन तीनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तो मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा, सो दैट उसका और मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इस परमिटिविटी का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा दैट विल बी प्लेस्ड वेरी नियर टू द व्हाट कंडक्टर सरफेस। ये होगा मेरा मेन मकसद अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस चाहिए होगा। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर मुझे सेकंड जो लेयर होगी उस सेकंड लेयर के लिए मुझे जो वहां पे जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो परमिटिविटी मुझे वहां पे प्लेस करनी पड़ेगी, वो इस तरीके से प्लेस करनी पड़ेगी कि जो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव बिगेस्ट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और परमिटिविटी का, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो मतलब इसका तो काम खत्म हो गया, क्योंकि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो किसके साथ, मतलब इसका कॉम्बिनेशन किस परमिटिविटी के साथ आना चाहिए, किस डाइलेक्ट्रिक के साथ आना चाहिए, इसका आना चाहिए इसके साथ, क्योंकि 5 इसमें क्या ना सबसे बड़ा है। फिर 3.8 और 5 इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर मैं 3.8 इंटू 5 दोनों का प्रोडक्ट करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, हाँ ये आएगा। सपोज अगर मैं उसको बोलूं कि E1 इंटू एप्सिलॉन 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 आएगा भाई, ये कितना आ जाएगा 19 आएगा अगर आप उसको देखोगे। उसके बाद 2.6 का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, तो 2.6 इंटू 4 करूंगा तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो मेरे पास सेकंड जो प्लेसिंग आएगी दैट विल बी व्हाट, इस तरीके से आएगी E2 इंटू व्हाट एप्सिलॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10.4। ठीक है, उसके बाद मैं किसकी बात करता हूँ, सॉरी E3 इंटू व्हाट एप्सिलॉन 3, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हो कि ये सबसे उसका मैक्सिमम उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, इसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका बस एक ही मतलब हुआ कि जो ये वाला प्रोडक्ट होगा ना E1 इंटू एप्सिलॉन 1, दिस प्रोडक्ट, ये जो भी कुछ इसकी वजह से जो भी कुछ अपन को देखने को मिलेगा दैट विल बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कंडक्टर सरफेस, तभी अपन को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, इसका बस एक ही मतलब हो रहा है कि सपोज अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके बाद मेरे पास क्या है, एक दूसरा क्या है, दूसरा लेयर है, उसके बाद ये तीसरा लेयर है और बाहर का एक आउटर लेयर है। अगर आपके पास ऐसा इस तरीके से, ठीक है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी व्हाट फॉर कंडक्टर के सरफेस पे होगी। उसके बाद जो सेकंड मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे जो देखने के लिए मिलेगी, वो पहला जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस करूंगा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो देखने के लिए मिलेगी, दिस विल बी R1, दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कैपिटल, सॉरी ये R2 के बराबर आएगी। इसका मतलब क्या, आप देख सकते हो कि जो मेरे पास R1 पे जो नजर आ रही है, R1 मतलब एक कंडक्टर सरफेस है सेकंड वाला कि जिसके ऊपर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे, उसके बाद मुझे यहाँ पे। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप उसके सेंटर से दूर जाओगे, वैसे उस कंडक्टर के सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था, मैंने बताया था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x मिनिमम इज स्मॉल r एंड x मैक्सिमम इज व्हाट कैपिटल R। ये मैंने आपको सब अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि किसका प्लेसिंग कहां पे होने वाला है, आपने उसको अच्छे से देख भी लिया। लेकिन आप पूछोगे कि सर यहाँ पे मुझे R1, R2, R3 इनके वैल्यूज पता करने, तो उसको कैसे पता करेंगे। देखिए आपको एक बात पता है क्या, Q अपॉन 2 पाई सभी का एक साइड कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, इनकी एक जो सेकंड साइड है उस सेकंड साइड को मैं वहां पे यूज कर लेता हूँ, फिर बाद में उसको अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे आसानी से R और R1 और R2 इनके वैल्यूज पता चल जाएंगे। देखिए कैसे, आप मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, E max 1 इंटू वाट एप्सिलॉन 1 इंटू वाट R इज इक्वल्स टू E max 2 इंटू वाट एप्सिलॉन 2 into what R1 is equals to what E max 3 into what epsilon 3 into what R2, इस तरीके से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि E max 1 कौन सा होगा और एप्सिलॉन 1 कौन सा होगा। देखिए E max 1 और एप्सिलॉन 1 ये वही चीजें होंगी या वही नंबर्स होंगे कि जिनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। जैसे मैंने उसमें बोला कि E max 1 मैं ऐसा चूज करता हूँ कि वो, और जो डायलेक्ट्रिक में से एक ऐसा नंबर ले तो ओ, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे हो, सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो 19 तभी आया जब मैंने E max में से सबसे बड़ा नंबर 3.8 लिया और इस परमिटिविटी में से सबसे बड़ा नंबर मैंने 5 लिया, दोनों का प्रोडक्ट 19 आया। इसका मतलब क्या, मेरा यहाँ पे E max 1 कितना है 3.8 और ये कितना है एप्सिलॉन 1, दिस इज 5 एंड R इज नथिंग बट व्हाट जो दिया है 10 mm। तो अगर मैं यहाँ पे उसके वैल्यूज पुट करूंगा तो देखना मुझे R1 आसानी से पता चल जाएगा। कैसे,
सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, ई मैक्स वन इज नथिंग बट 3.8 और ये कितना आपके पास, ये 5 है, आर का वैल्यू 10 mm है, mm में रहने देता हूं ताकि सारे जो वैल्यूज आएंगे मेरे पास mm में आएंगे। ई मैक्स टू का वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी 2.6 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन टू, कितना आपके पास, एप्सिलॉन टू मेरे हिसाब से 4 है, करेक्ट। और R1 का वैल्यू पता नहीं तो अपन उसको आसानी से यहां से पता कर लेंगे। फिर ई मैक्स 3 का वैल्यू कितना आपके पास, 3.8, 2.6, ये था 2 और ये कितना था 543 और ये कितना था R2 मुझे पता करना है भाई, ठीक है। बस आप किसी भी दो नंबर को, मतलब किसी भी दो टर्म्स को क्या कर लो, इक्वेट कर लो, आपको आसानी से R1 और R2 पता चल जाएगा। तो R1 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, R2 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई, बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करने, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि उसका जो वैल्यूज आएगी मेरे पास, जो मेरे पास जो उसके वैल्यूज आने वाली है भाई, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 519 है, करेक्ट। दिस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2.6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ रहा है मेरे पास 18.26, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 4, 18.26 mm। R1 का वैल्यू आ रहा है भाई 18.26 mm आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 190 डिवाइडेड बाय 6, जो मेरे पास R2 आ रहा है, R2 का वैल्यू आ रहा है आपके पास 31.66 mm, कितना 31.66 mm इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 31.66। आपने पास जो कंडक्टर डायमीटर दिया था, रेडियस दिया था, कंडक्टर रेडियस ही दिया ना, यस इट्स कंडक्टर रेडियस इज 10 mm। अगर मैं उसको बाय डिफॉल्ट गलती से अगर मैं डी ले लेता ना, स्मॉल डी, तो पूरा मतलब फिर से करना पड़ता। फिर देखिए आपके पास R1 आ गया, R2 आ गया। अगर आपको ये वाला फॉर्मूले से जाना है और देख के पता चल रहा है कि ई मैक्स इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, इट मींस दैट वी विल हैव टू गो विद द फार्मूला नंबर 1 एंड बाय लुकिंग एट द फार्मूला इटसेल्फ एज वेल वी कैन से दैट यस इट इज द राइट कंडीशन फॉर इट वन। अगर आप उसको इस तरीके से अगर देखना नहीं चाहते डायरेक्टली, अगर आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज है तो भी आप उसका फॉर्मूला पता कर सकते हो। नहीं पता, मतलब अभी अगर आपको याद नहीं आया तो मैंने उसका पूरा डेरिवेशन आपको 2-3 बार अच्छे से समझा के बताया उस जगह पे, ठीक है। आप वहां से भी उसको डिराइव कर सकते हो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली, मेरे पास उतना समय नहीं, मैं डायरेक्टली उसको वैल्यूज पुट करता हूँ और देखता हूँ कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखिए ई वी इज इक्वल्स टू, उसने अपन को पूछा क्या, कैपिटल आर के बारे में पूछा उसने, लीड के रेडियस पूछा। देखिए क्या पूछा उसने, फाइंड द मिनिमम डायमीटर पूछा है उसने ऑफ लीड शीट, मतलब कैपिटल आर का डबल, मतलब कैपिटल डी उसने पूछा है। कोई बात नहीं यार, कैपिटल आर पता चल गया तो डी आराम से पता चल जाएगा। सो वी इज इक्वल टू ई इंटू वॉट, वैल्यूज पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। फिर वी का वैल्यू कितना, 11 के भी 33 के भी है, 66 है आई थिंक, हाँ 66 के भी। तो देखिए भाई ये कितना दिया है, 66 इंटू 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू ई मैक्स 1 कितना दिया उसने दिया 3.8 kV पर mm और RMS में दिया है। किस में दिया है, kV पर mm RMS दिया है उसने भाई, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सो दिस विल बी 3.8 इंटू 10 का पावर 3 इंटू वॉट, पर mm में बोला है ना उसने, तो ठीक है मैं उसको यहाँ पे mm लिख देता हूँ, mm मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना दिया 10 mm, तो ये mm से mm कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको लिखता नहीं हूँ, तो आपको बस दिखाना था मुझे कि वो किस तरीके से कैंसिल होने वाला है, ठीक है भाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला फॉर्मूला उसमें बस वैल्यूज पुट करने आपको, ln ऑफ R1 बाय R, ln ऑफ R1 का वैल्यू कितना है भाई 18.26 mm डिवाइडेड बाय 10 प्लस एप्सिलॉन 1 का वैल्यू है 5 और 2 का वैल्यू है 4 इंटू व्हाट ln ऑफ R2 बाय R1। तो R2 का वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज 31.66 डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू 18.26 प्लस, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास वो थोड़ा मुझे वहाँ पे जगह चाहिए इसके लिए, प्लस 5 डिवाइडेड बाय व्हाट 3 इंटू ln ऑफ, ये क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल R डिवाइडेड बाय R2। तो कैपिटल R क्या आपके पास पता नहीं, उसको ही फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय R2 क्या आएगा 31.66। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे फिर R का जो वैल्यू है कैसे आएगा, वो भी mm में आएगा, क्योंकि ये mm में है। फिर मैं जब उसको सॉल्व करूंगा तो अगर मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब द फाइनल आंसर विल बी व्हाट mm में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक और चीज आप देख सकते हो कि 10 का पावर 3 कैंसिल कर लो, ये भी कैंसिल कर लो, तो बन जाएगा 38, क्या बन जाएगा 38। तो देखिए ये क्या आएगा 66 डिवाइडेड बाय 38 आ रहा है 1.73, दिस माइनस ln ऑफ 18.26 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 1.25 इंटू ln ऑफ 31.26 डिवाइडेड बाय 18.26, ठीक है। ये आ रहा है 0.4626, 0.4626 इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू वॉट ln ऑफ कैपिटल R बाय वॉट 31.66, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है,
0.4626 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 0.2275, 0.27756 इज इक्वल टू ln ऑफ कैपिटल R बाय व्हाट 31.66। तो देखते हैं कि कैपिटल R का वैल्यू कितना आ जाएगा। दिस विल बी 31.66 इंटू व्हाट ई का पावर 0.27756। तो कैपिटल R देखते हैं, ये भी जो भी आएगा वो mm में ही आएगा। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 31.66 mm, 41.788 क्या आ रहा है। दिस इज नथिंग बट 41.788 mm इतना आ रहा है कैपिटल R। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है उसने, कैपिटल D पूछा है भाई। तो कैपिटल D क्या आ जाएगा, कैपिटल D इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 41.788 विच इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है 83.57 83.576 mm। ये आ रहा है आपके पास क्या, डायमीटर ऑफ द लीड शीट। ये क्या आ रहा है आपके पास, डायमीटर ऑफ द लीड शीट। ये आ रहा है भाई कैपिटल डी का वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो एग्जांपल बहुत आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब देखना नेक्स्ट जो एग्जांपल आएगा उसमें ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इट विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड इफ इट इज यूनिफॉर्म देन यू विल हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आप एक बार चेक कर लेना उसको, हो सकता है मैंने कहीं पे ये आर आगे होगा पीछे होगा, देख लेना एक बार। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले रटने नहीं है। अगर मुझे नहीं आता तो मैं डायरेक्टली उसको डिराइव कर लेता, फिर पता चल जाता कि क्या उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला उसने, 66 kV concentric cable with 2 inner sheaths has a core diameter of 1.8 centimeter, a dielectric material 3.5 mm thick constitute the 3 zones of insulation। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला उसने। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज हैविंग a thickness of 3.5 mm, it constitute 3 zones of insulation, then डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इन ईच ऑफ द 3 लेयर्स। हर एक लेयर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा इफ 20 kV इज मेंटेन्ड अक्रॉस ईच ऑफ द इनर टू, अक्रॉस ईच ऑफ द इनर टू। ऐसा उसने बोला, इनर टू, हाँ पहले दो में उसने 20 kV का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखा है, ऐसा उसने बोला है। सेम जो इसके पहले अपने डिस्कस किया था, पहले बोलते हैं कि मतलब देखते हैं कि उसने क्या बोला है। सिंगल फेज है, 3 फेज है, देखिए कुछ मेंशन नहीं किया उसने, 3 लेयर बोले बस, मतलब इंसुलेशन के मतलब कि 3 लेयर्स बोले। सिंगल फेज सिस्टम में 3 फेज सिस्टम में कुछ मेंशन नहीं किया, इट मींस वी विल गो विद द सिंगल फेज सिस्टम। सो गिवन सिंगल फेज सिस्टम लिख देना यहाँ पे कि दिस इज सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, उसके बाद लिखो कि क्या क्या दिया उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द वोल्टेज लेवल, V is given as what, 66 kV with 2 inner sheath has a core diameter of केबल विथ 2 इनर शीट्स हैज अ कोर डायमीटर, मतलब कंडक्टर का जो डायमीटर दिया उसने कितना दिया, स्मॉल d इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, सो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो उसने इंसुलेशन थिकनेस दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 3.5 mm थिक बोला उसने। रेडियल इंसुलेशन थिकनेस ऐसा कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट उसने बोल दिया है। इसका मतलब क्या, ये जो दिया आपके पास ट्वाइस टी दिया है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 3.5 mm। बात समझ में आ रही है। उसके बाद 4 कुछ मेंशन किया उसने, बिल्कुल कुछ नहीं, इतना ही दिया उसने। ठीक है, 20 kV इज मेंटेन across each of 2। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब आपके पास देखिए जो उसने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अब देखिए जो उसने वहां पे जो अपन को मेंशन करके दिया है उसी सब चीज को अगर मैं सपोज केबल में अगर दिखाऊं, मतलब केबल का स्ट्रक्चर है, अगर वहां पे अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो सपोज ये आपके पास मेन कंडक्टर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पहला इंसुलेशन का लेयर है। ठीक है, ये पहला इंसुलेशन का लेयर है, उसके बाद ये दूसरा इंसुलेशन का लेयर है, और आपके पास ये तीसरा इंसुलेशन का लेयर है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अभी तक अपन क्या ना उसको रेडियस के फॉर्म में सॉल्व किए कि r ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r। अब उसको d के फॉर्म में सॉल्व कर देखते हैं, मतलब आपको भी ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं कि आदत पड़ जाएगी। ये बनेगा भाई आपके पास स्मॉल d, उसके बाद ये बनेगा आपके पास
D1, उसके बाद ये बनेगा आपके पास D2। मतलब आप समझ लेना उसको कि ये जो बन रहा है बेसिकली किस तरीके से है। तो ठीक है, सपोज अगर मैं एक ही इसमें अगर उसको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए एक ही जगह पे अपन उसको दिखा देंगे। ठीक है, एक ही इसमें ये बनेगा D1 भाई आपके पास, ये जो बनेगा ना ये D1 बनेगा। D1 मतलब क्या, इसके लिए। उसके बाद अगर मैं इसके लिए अगर बात करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास क्या, दिस विल बी D2। और इसके लिए जो बनेगा बाहर वाले के लिए ये बनेगा आपके पास कैपिटल D। इस तरीके से बनने वाला होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सवाल होगा कि उसने जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन दे रखा है, देखिए थिकनेस ऑफ इंसुलेशन उसने कितना दिया है, 3.5 mm में दिया है। ठीक है, mm में दिया, मैंने यहाँ पे m कर दिया, mm में दिया है। तो उसको अगर मैं सेंटीमीटर में करूँ, क्योंकि बाकी की चीज सेंटीमीटर में तो बन जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। कितना है, 0.35 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला अगर देखा जाए तो इंटरशीथ ग्रेडिंग का क्वेश्चन बन रहा है। किसका, इंटरशीथ ग्रेडिंग का बन रहा है। इसके पहले अपने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का क्वेश्चन देखा, अब इंटरशीथ ग्रेडिंग का क्वेश्चन बना रहा है। उसने एक बात बहुत अच्छे से बोली कि उसने क्या बोला, 66 केवी क्या किया उसने मेंटेन किया है। मतलब देखिए एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, अगर आप देखोगे ना कि कंडक्टर का जो सरफेस है ना, वो मतलब कंडक्टर के सरफेस पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है वो और ओ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। इसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है वो और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिए मैंने उसको नाम दिया था, दिस वाज नथिंग बट व्हाट आई कॉल्ड इट एज व्हाट V2, देन दिस वन वाज नथिंग बट व्हाट V1, एंड दिस वन वाज एट जीरो पोटेंशियल, और उसको मैंने V बोला था। इसको मैंने क्या बोला था, दिस वाज नथिंग बट V वोल्ट फॉर मी। बात समझ में आ रही। और मैंने आपको कुछ चीजें उसमें लिख के दी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या बोला था मैंने बोला था कि अगर आपको सपोज Emax1 चाहिए होगा तो Emax1 विल बी व्हाट, V माइनस V2 अपॉन व्हाट स्मॉल r, सॉरी ये बनेगा स्मॉल r इंटू व्हाट कैपिटल, क्या लिखे थे अपन उसमें, r इंटू व्हाट R1 बाय R, इस तरीके से लिखे थे ना। ठीक है, उसको और अलग तरीके से अगर लिखो तो बन जाएगा V माइनस V2 अपॉन, डी के फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको मैं, तो ये बन जाएगा स्मॉल d बाई 2, तो ये बनेगा व्हाट ln ऑफ D1 बाय कैपिटल D, सॉरी D1 बाय D2 बाय D1, इस तरीके से ऐसा कुछ आएगा। ऐसा लिख के दिया था अपने इंटरशीथ ग्रेडिंग में, बस उसमें यहाँ पे आर के वहां पे आर यूज किया था, यहाँ पे डी यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसने बात बहुत बढ़िया बोला है। उसने देखिए क्या बोला, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए उसने क्या बोला है, इफ 20 kV इज मेंटेन, देखिए क्या बोल रहा है, इफ 20 kV is maintained across each of the inner two, जो पहले जो दो है ना उनके बीच में उसने कितना 20 kV का वोल्टेज उसने क्या किया है, मेंटेन किया है। और जो टोटल वोल्टेज दे रखी है, टोटल वोल्टेज कितने है, 11 kV टू अर्थ, 11 kV टू द व्हाट अर्थ, मतलब क्या है 66 kV जो वोल्टेज है, दिस इज व्हाट कंडक्टर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट अर्थ, इसकी जो वोल्टेज दे रखी है कितनी 66 kV है। मतलब क्या, कंडक्टर का जो सरफेस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वोल्टेज एक्चुअली देखा जाए तो कितने आपके पास 66 kV है, ये कितने 66 kV है। और उसने बोला कि पहले जो दो इन दोनों के बीच में कितना 20 kV का वोल्टेज है। ठीक है, ये वाला 20 kV, सिमिलरली दिस वन इज आल्सो 20 kV। कुल मिला के अपन को कितना चाहिए, कुल मिला के अपन को चाहिए 66 kV। तो अगर मुझे एक बात बोला 66 में से अगर 40 हटा दिया जाए तो कितने बन जाएंगे, 26 बनेंगे। इन दोनों के बीच में जो भी बचेगा वो 26 kV का वोल्टेज आएगा। कितना आएगा, 26 kV इतना वोल्टेज आएगा। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 20 kV, दिस इज व्हाट 20 kV, दिस इज ऑल्सो 20 kV। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सिमिलर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस बनेगा 26 kV। बात समझ में आ गई। अब देखिए जो उसने बोला है, मैंने देखो उसको इस फॉर्म में भी लिख दिया है, जैसे मैंने Emax1 के लिए लिखा है, सिमिलरली मैं Emax2 के लिए भी लिख सकता हूँ, Emax3 के लिए भी लिख सकता हूँ। तो लिख देते अपने Emax2 के लिए क्या आता है भाई, ये बनेगा Emax1 के लिए। तो Emax2 के लिए क्या आएगा, Emax2 इज इक्वल्स टू व्हाट, Emax2 is equals to what? This is nothing but what, twice of V2 minus V1 divided by what, D1 into what, ln of D2 by what, D1, D2 by, सॉरी ये क्या आएगा, ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे D1 आ रहा है तो यहाँ पे D1 और यहाँ पे D2 आएगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब Emax3 के लिए बात कर लेते हैं कि Emax3 क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर Emax3 में क्या बड़ी बात है, Emax3 तो इसी तरह से आएगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। टू इंटू वाट, ये क्या बनेगा आपके पास, V2 के बाद आएगा V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वाट D2 इंटू वाट ln ऑफ कैपिटल D बाय वाट D2, इस तरीके से आएगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसके पहले अपन उसको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है।
जो उसका मैं डेरिवेशन करके देता हूँ ना, तभी मैं इतनी सब चीजें डिस्कस कर लेता हूँ ना। भले आपको उस टाइम पे लगे कि सर आप मतलब एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद एक ही होता है, ये जब आपके पास नेक्स्ट टाइम आए तो आपको ऐसा लगे कि यार मुझे पूरी चीजें उसके बारे में पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, खैर अब अपन पता करते हैं कि D1 क्या होगा, D2 क्या होगा, D3 क्या होगा। देखिए आपके पास जो D1 होगा ना, D1 इज इक्वल्स टू वाट, D प्लस वाट, डायरेक्ट मैं उसको लिखता हूँ 2T। क्या लिखता हूँ? 2T। D2 इज इक्वल्स टू वाट, D प्लस वाट, D1 प्लस वाट 2T। उसके बाद क्या है, D1 आ गया, D2 आ गया, डायरेक्ट कैपिटल D है भाई। कैपिटल D इज इक्वल्स टू वाट, D2 प्लस वाट ट्वाइस ऑफ T। ये क्या आपके पास, दिस आर नथिंग बट 2T इज नथिंग बट टोटल इंसुलेशन थिकनेस व्हिच इज गिवन अस 3.5 mm मींस 0.35 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही? और D का वैल्यू दिया 1.8 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं लिखूं तो देखिए किस तरीके से आएगा भाई आपके पास, बस उसका वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो ये आएगा आपके पास क्या, 1.8 प्लस वाट 0.35, ये आएगा सेंटीमीटर में। दिस विल बी कितना आएगा देखो, ये आ रहा है आपके पास, देखा जाए तो 1.8 प्लस 0.35, 2.15, ये कितना आ रहा है, 2.15 सेंटीमीटर, इतना आ रहा है भाई आपके पास D1 की वैल्यू। D2 का वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बी 2.15 प्लस 0.35, ये कितना बन जाएगा भाई, 2.5 बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये क्या बनेगा, दिस विल बी 2.5 प्लस 0.35, ये कितना बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 2.85 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर भी एक बार मैं उसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे इसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2.5 करेक्ट है भाई, प्लस 0.35, 2.85 भाई सेंटीमीटर, ये इस तरीके से आपके पास है। अब पता करते कि E1 क्या आएगा, E2 क्या आएगा और E3 क्या आएगा, उसके वैल्यूज पता करते हैं, बस उसमें वैल्यूज पुट करना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अगर मैं Emax1 की बात करूं तो देखिए Emax1 क्या होता है, Emax1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू V माइनस V2 का वैल्यू कितना दिया उसने, 20 kV का डिफरेंस उसने क्या किया, दोनों के बीच में मेंटेन किया है, ऐसा उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है। तो इसका मतलब क्या, 20 kV होगा आपके पास V माइनस V2 का वैल्यू। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 20 kV। मैं उसको इसके लिए नहीं लिख रहा है क्योंकि Emax तो kV पर mm, kV पर सेंटीमीटर, kV पर मीटर, ऐसा कुछ आएगा। सो 2 इंटू वाट 20 kV डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना दिया आपके पास, दिस इज गिवन अस 1.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या, kV पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, डायरेक्टली मैं उसको लिख देता हूँ 1.8 इस तरीके से, इनटू ln ऑफ D1 अपॉन D। तो D1 का वैल्यू आपके पास क्या है भाई, ये अच्छा यहाँ पे D1 इस तरीके से आना चाहिए था, हाँ अब सही है, ये D1 है। ठीक है, तो D1 का वैल्यू कितना आपके पास 2.15, तो ये बन जाएगा आपके पास 2.15 डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना है 1.8, बस आपको इस तरीके से उसको लिखना है। फिर देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, पहले मैं सभी लिख देता, नहीं ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं पूरा का पूरा, फिर बाद में अपन उसको पता करते हैं। Emax2 आप भी लिख सकते हो उसको डायरेक्टली, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। 2 इंटू आर दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 2.15 इंटू ln ऑफ क्या जाएगा, दिस विल बी 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2.15, ये आ जाएगा Emax2। और बात करते हैं Emax3 के लिए, क्या आएगा Emax3, देखिए Emax3 इज इक्वल टू 2 इंटू वाट 26 kV पर सेंटीमीटर, kV आएगा 26 kV आएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या आ रहा है आपके पास D2 का वैल्यू कितना है भाई 2.85 इंटू वाट ln ऑफ, ये आएगा यहाँ पे 2.85। कैपिटल D कितना आपके पास, कैपिटल D 2.85 है, और ये जो आपके पास दिस इज 2.5 है, ये 2.5 है भाई, ये 2.5 और ये है 2.85, ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट 2.85 है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसमें वैल्यूज पुट करके क्या आ रहा है उसका आंसर, 1.8 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 2.15 डिवाइडेड बाय 1.8। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास 0.3198, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 20 मतलब 40, तो यार आपके पास 125.067, 125.067 kV पर सेंटीमीटर, क्या आ रहा है kV पर सेंटीमीटर, इतना उसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू ln ऑफ 2.15 डिवाइडेड बाय 1.8, करेक्ट है भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2.15 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 2.15,
ये आ रहा है आपके पास 123.354। आप एक बार उसको फिर से सॉल्व कर लेना कि मतलब कि हो सके मेरे से कहीं पे गलती हो जाए कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लेना भाई एक बार। ये आएगा आपके पास, अरे यार 123.35 123.35 केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या दिया, ईमैक्स 3 पूछा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 52 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 52 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू ln ऑफ 2.85 डिवाइडेड बाय 2.5। ये आ रहा है आपके पास, कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा अपन से, d2 का वैल्यू ठीक है, ये भी ठीक है। 52 डिवाइडेड बाय, ठीक है थोड़ा धीरे धीरे करते हैं कि दिस इंटू 2.85 डिवाइडेड बाय 2.5। तो देखिए भाई इसका वैल्यू देखते क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेट करते हैं उसको। 40 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू ln ऑफ 2.15 डिवाइडेड बाय 1.8, ये आ रहा है 125.067। क्या 125.067 केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड क्या बोल रहा है, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 2.15 इंटू ln ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 2.15, ये आ रहा है आपके पास 123.35। क्या आ रहा है, दिस इज 123.35 केवी पर सेंटीमीटर। इन दोनों के कंपैरिजन में देखोगे ना थोड़ा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 26 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर है बड़ा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि डायरेक्टली वो इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। यह आएगा 52 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू ln ऑफ 2.85 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। यार आपके पास 158.74 क्या रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 158.74 केवी पर सेंटीमीटर ना, ये आ रहा है इसके अक्रॉस में वोल्टेज। तो आप क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपको बस अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए इसमें एक चीज है कि जिसमें बच्चे थोड़ी गलती कर सकते हैं कि उसने देखो जो बोला है ना, कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ उसने बोला है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंस्टिट्यूट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 3.5 mm, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 3.5 mm थिक कंस्टिट्यूट द 3 जोन्स ऑफ इंसुलेशन। अब उसने जो बोला ना 3.5 mm, अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो बोल रहा है ना उसका जो जोनल अगर तो देखा जाए मतलब कि जिस तरीके का वो थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो 3.5 mm मैंने जो कंसिडर किया है ना वो दोनों साइड की मैंने थिकनेस कंसिडर करी है। दोनों साइड की मतलब क्या, अगर आप देखें तो देखिए अगर मैं यहाँ के बोलूँ तो यहाँ की भी मैंने सपोज कंसिडर करी है कि यहाँ की भी मैंने थिकनेस कंसिडर करी है सपोज, और यहाँ की भी मैंने कंसिडर करी है। अब कुछ बुक्स में ऐसा नजर आएगा कि सिर्फ उसने एक थिकनेस इंसुलेशन, एक थिकनेस उसने कंसिडर करी हो। इसके पहले की जो मैंने डिस्कस किया था उसमें वो डायरेक्टली मेंशन कर देता कि दिस इज अ रेडियल थिकनेस, ऐसा कुछ मेंशन करके दे देता था, ठीक है। हो सकता है कि उसको अगर आप 2t की जगह पर t लेके भी सॉल्व करोगे तो भी मतलब चलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन कर देगा कि रेडियल थिकनेस है या टोटल थिकनेस है, तो आपको उस टाइम पे ज्यादा उसको बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई कई जगह पे उसका अलग सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने मेंशन किया है उस तरीके से मैंने कंसिडर किया, इसके लिए मैंने उसको 2t कंसिडर कर लिया। बात समझ में आ गई। बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।